नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। और हम बात कर रहे थे विभिन्न विचारधाराओं की। उनमें से पिछली कक्षा में हमने उदारवाद के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की कि कब इसका उद्भव हुआ और शाब्दिक उत्पत्ति और अर्थ परिभाषा और विकास के क्या कारण रहे, उनके बारे में हमने पिछली कक्षा में जानकारी प्राप्त की। उदारवाद का उदय और विकास, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कारण रहे: पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवमयी क्रांति, ज्ञानोदय, औद्योगिक क्रांति। आज हम बात करेंगे कि उदारवाद के जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो क्या हैं। तो पहला खास जो सिद्धांत है वो ये है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, रैशनल क्रिएचर है, और वो अपनी तर्क बुद्धि और विवेक के आधार पर अपनी और समाज की प्रगति में योगदान रखने की अपार क्षमता उसमें होती है। उदारवादियों के अनुसार हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो अपने ढंग से अपने जीवन का विकास करे। व्यक्ति स्वयं इस बात का सही निर्णय कर सकता है कि उसका हित और कल्याण किस बात में है। राज्य का कर्तव्य यह है कि वह लोगों को अपने अपने ढंग से अपनी प्रतिभा का विकास करने दे, और राज्य के जो अत्यधिक हस्तक्षेप है उससे व्यक्ति की सुंदरता का हनन होता है। उदारवादी विचारधारा, जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है, कि इसका सर्वप्रमुख तत्व यही है कि वो मानवीय बुद्धि और विवेक में मूलभूत आस्था रखते हैं। जॉन लॉक और थॉमस पेन ऐसे विचारक हैं। थॉमस पेन ने तो समस्त रूढ़िवादियों को चुनौती देते हुए कहा था कि मेरा मन ही मेरा चर्च है, और जॉन लॉक को तो उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। उदारवाद का ये विश्वास है कि भावनाओं पर विवेक की प्रधानता होती है, और उदारवाद ने इस दृष्टिकोण को अपनाकर स्वतंत्र चिंतन को ही प्रोत्साहित किया है। तो पहली खास जो उदारवाद का मूल सिद्धांत है, मूल जो मान्यता है, वो है कि वो मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हैं। दूसरी खास बात, राज्य स्वयं ही साध्य नहीं है। स्टेट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। उदारवादी लेखकों ने व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन माना है। ये बुनियादी सिद्धांत है उदारवाद का। इसका अर्थ यह है कि राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। राज्य नागरिकों के विकास का एक साधन मात्र है, इंस्ट्रूमेंट है। उसे जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकारों में व्यापक हस्तक्षेप का अधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरा, जो विभिन्न स्वतंत्रताएं हैं उनमें उदारवाद का विश्वास है। उदारवादियों ने कई प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रतिपादन किया है। फॉर एग्जाम्पल, नागरिक स्वतंत्रताएं, सिविल लिबर्टीज, पारिवारिक स्वतंत्रता, डोमेस्टिक लिबर्टी,
राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल लिबर्टी। आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक लिबर्टी। नागरिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, भाषण, धर्म की स्वतंत्रता। पारिवारिक स्वतंत्रता की बात करें तो उसका अर्थ है कि स्त्री और पुरुष दोनों के अधिकार और कर्तव्य बराबर हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करें तो वास्तव में राजनीतिक स्वतंत्रता लोकतंत्र का दूसरा नाम है। इसका अर्थ है वयस्क मताधिकार, राजनीतिक दलों के निर्माण की स्वतंत्रता, थोड़ी थोड़ी अवधि के बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव यानी सावधिक चुनाव। आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी लेखक न तो पूरी तरह पूंजीवाद का समर्थन करते हैं न ही समाजवाद का। तो कहने का मतलब यह है कि उदारवादी विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं में विश्वास करते हैं। और ये स्वतंत्रता होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि व्यक्ति विवेकशील है तो अपने हितों का निर्णायक है, तो उसके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए इस तरह की स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए राजसत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। उदारवादियों ने आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संघों की आवश्यकता और उसकी स्वायत्तता पर बल दिया है। सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए राज्य अन्य समुदायों पर नियंत्रण रख सकता है। उनके अधिकार कर्तव्य भी वो निर्धारित कर सकता है, किसकी क्या ड्यूटी है, किसके क्या राइट हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य समुदायों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने लग जाए। कोई भी राज्य पूर्णतः असीम और निरंकुश शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता। इसी प्रकार पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना भी उनकी एक मूल मान्यता है। इंग्लैंड का एक प्रमुख विचारक है जॉन लॉक, जिसको उदारवाद की आत्मा भी कहा जाता है। जॉन लॉक मजहबी आज़ादी का कट्टर समर्थक था। उदारवादी लेखक मजहब को व्यक्ति का निजी मामला समझते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति के धार्मिक विचार क्या हैं, इसमें राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए उसको। एक पंथ निरपेक्ष राज्य हम उसे कहेंगे जो सभी मजहबों के प्रति सद्भाव रखे। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता। उदारवादियों ने सभी राष्ट्रों की अखंडता और उसकी स्वाधीनता का समर्थन किया है। उन्होंने साम्राज्यवाद और शस्त्रों की होड़ की निंदा की है तथा इस बात पर बल दिया है कि संसार के विभिन्न राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करें। लॉस्की और मैकाइवरी जैसे जो लेखक हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल दिया है। विषमताओं की समाप्ति। नौ जो उदारवादी हैं, नियो लिबरल्स, वो राज्य के कार्यक्षेत्र को उतना सीमित नहीं रखा है जितना परंपरागत उदारवादी राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित रखते हैं। अब सभी उदारवादी देश जीवन के अनेक क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने लगे। उदार लोकतंत्रीय राष्ट्रों में कई महत्वपूर्ण धंधों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण कायम हो चुका है। इंग्लैंड में लोहे, कोयले, विद्युत, गैस आदि जो उद्योग धंधे हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। स्विट्जरलैंड में रेलवे, गैस, विद्युत उत्पादन पर सरकार का ही अधिकार है।
फ्रांस में मोटर गाड़ियां बनाने वाली कई कंपनियों पर सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है। तो कहने का मतलब है कि उदारवाद की ये भी मानता है कि विषमताओं की जो है उस समाप्ति हो, और अंतिम रूप से उसकी खास मान्यता है लोक कल्याणकारी राज्य। जैसा कि पहले से ही स्पष्ट किया जा चुका है कि आधुनिक उदारवाद का जो आदर्श है वो कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य वह है जो नागरिकों को अधिक से अधिक सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे, जैसे शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य, रक्षा तथा बुढ़ापे, बेकारी में सरकारी सहायता। हाबाउस और मैकाइवर जैसे जो उदारवादी लेखक हैं, उनका तो ये मानना है कि राज्य को सभी कार्य करने चाहिए जिससे सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिले। बहुत सारे जो देश हैं, इंग्लैंड, स्वीडन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया में नागरिकों को बेकारी, बुढ़ापे की स्थिति में सरकारी अनुदान मिलता है। अमेरिका में ज़्यादा बच्चों वाले परिवारों को सरकारी सहायता मिलती है। इन उदारवाद की कुछ खास मूल मान्यताओं के साथ साथ हाबाउस के विचार भी हम कोट करना चाहेंगे, जो उनका ये मानना है, जो उन्होंने उनका जो ग्रंथ है उदारवाद, लिबरलिज्म, उसमें उदारवाद की जिन विशेषताओं का उन्होंने उल्लेख किया है उनमें स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाएं जैसे पंचायत, नगरपालिका, जिला बोर्ड का महत्वपूर्ण स्थान है। जातीय स्वतंत्रता, इसका अर्थ है कि प्रत्येक राष्ट्रीय समुदाय को सम्मान के साथ जीने का अधिकार होना चाहिए। इसी प्रकार राष्ट्रों को भी आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाए, यानी कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र को अपना गुलाम नहीं बना सकता। तो ये उदारवाद की कुछ मूल मान्यताएं हैं। बेसिकली उदारवादी जो विचार है उसको सीधे सरल निष्कर्ष के रूप में हम यदि कहना चाहें तो उदारवाद मानव विवेक में आस्था रखता है, मानव की स्वतंत्रताओं में विश्वास रखता है और खास बात यह है कि वो स्टेट को, राज्य को साध्य नहीं मानते, व्यक्ति को साध्य मानते हैं। व्यक्ति साध्य है, राज्य उसका साधन है। तो ये दृष्टिकोण जो है, ये जो मूल मान्यताएं हैं, ये उदारवादी विचारधारा की हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वो विश्व शांति के बड़े पैरोकार हैं, समर्थक हैं। तो ये उदारवाद की कुछ मूल मान्यताएं हैं। फिर उसके बाद हम उदारवाद के विभिन्न प्रकारों में बात करेंगे कि एक तो परंपरागत उदारवाद है, एक आधुनिक उदारवाद है और समकालीन उदारवादी जो सिद्धांत हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे, जिसमें स्वेच्छातंत्रवाद है, समतावाद है, नव उदारवाद है। तो ये कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट हैं जिन पर आगे की कक्षा में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।